नमस्कार। जीएसटी की कई घंटे चली मैराथन बैठक आखिरकार कोविड से जुड़ी चीजों पर बिना किसी नतीजे के समाप्त हो गई है। अभी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी बैठक के फैसलों की जानकारी दी है और उनके मुताबिक कोविड से जुड़े सामान पर जीएसटी छूट को लेकर फैसला नहीं हो सका है। इसको लेकर मंत्रियों का एक समूह बना जाएगा जो 8 जून तक अपनी रिपोर्ट देगा। I have decided and announced in the Council to have a group of ministers quickly formed who will submit their report within 10 days, which is 8th of June, on or before 8th June, so that if there are any further reductions which need to be done, will be done. In the sense, the rates will be decided by them. केंद्र सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच एक नया विवाद छिड़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तूफानी प्रभावित इलाकों का दौरा किया। इस दौरान उन्हें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ एक समीक्षा बैठक भी करनी थी, लेकिन बताया जा रहा है कि पश्चिमी मिदनापुर में प्रधानमंत्री मोदी और राज्यपाल आधे घंटे तक समीक्षा बैठक के लिए ममता बनर्जी का इंतजार करते रहे, लेकिन ना तो वे आई और ना ही वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा, जबकि वे उसी इमारत में थी। राज्य के अधिकारियों को तूफान यास के बारे में एक प्रेजेंटेशन भी देना था, जिसकी तैयारी हो चुकी थी, लेकिन वो नहीं दिया गया। बाद में उन्होंने आकर तूफान से जुड़े कुछ कागजात सौंपे, फिर चली गईं। उधर ममता बनर्जी का कहना है कि उनकी पहले से ही एक बैठक थी जिसकी जानकारी वे दे चुकी थी। प्रधानमंत्री मोदी ने उड़ीसा के लिए 500 करोड़ जबकि पश्चिम बंगाल और झारखंड के लिए 500 करोड़ की आर्थिक मदद की घोषणा की है। मरने वालों के परिवारों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी प्रधानमंत्री की बैठक से ममता बनर्जी के दूर रहने पर ट्वीट कर निशाना साधा है। अमित शाह ने ट्वीट कर कहा है कि दीदी ने अपने अहंकार को लोगों के हित से ऊपर रखा है। आज का व्यवहार यही दर्शाता है। ममता दीदी का आज का आचरण दुर्भाग्यपूर्ण था। यास चक्रवाती तूफान ने बहुत सारे लोगों को प्रभावित किया। फिलहाल इन प्रभावित लोगों को राहत देने की जरूरत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट करके कहा है कि पश्चिम बंगाल का आज का घटनाक्रम स्तब्ध करने वाला है। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री व्यक्ति नहीं, संस्था हैं। दोनों जनसेवा का संकल्प और संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेकर दायित्व ग्रहण करते हैं। आपदा काल में बंगाल की जनता को सहायता देने के भाव से आए हुए प्रधानमंत्री के साथ इस प्रकार का व्यवहार पीड़ादायक है। जनसेवा के संकल्प और संवैधानिक कर्तव्य से ऊपर राजनीतिक मतभेदों को रखने का यह दुर्भाग्यपूर्ण उदाहरण है, जो भारतीय संघीय व्यवस्था की मूल भावना को भी आहत करने वाला है। तो ममता बनर्जी ने हालांकि दावा किया है कि वो प्रधानमंत्री से मिली और संबंधित दस्तावेज उन्हें सौंपे और प्रधानमंत्री से कहा है कि उन्हें दीघा जाना है, इसलिए आपसे इजाजत ले रही हूं। এবং কলাইকুণ্ডায় গিয়ে প্রধানমন্ত্রীর হাতে আমাদের যা ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তার একটা রিপোর্ট আমার সাথে চিফ সেক্রেটারি আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় ছিল, আমরা হাতে তুলে দিয়ে বলেছি এইটা হচ্ছে আমাদের রিপোর্ট এবং আপনি যা ভালো বুঝবেন তাই করবেন। এবং আমাকে দীঘায় যেতে হবে, যেহেতু দীঘায় আমার যাওয়ার কথা আছে, তাই আমি আপনার পারমিশন নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছি। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर बहुत तीखा हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा है कि कोरोना की दूसरी लहर के लिए सीधे तौर पर प्रधानमंत्री जिम्मेदार हैं, क्योंकि वे नौटंकी में लगे थे। प्रधानमंत्री को बस अपनी छवि की चिंता है। राहुल गांधी ने उन्हें इवेंट मैनेजर तक कह दिया। तो बीजेपी ने भी पलटवार करते हुए राहुल गांधी पर टूल किट बनाने और लोगों को डराने का आरोप लगाया। कोरोना से उबरने के बाद अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी तीखे तेवर में नजर आए। कहा, कोरोना को प्रधानमंत्री आज तक समझ ही नहीं पाए हैं। हमारे सुझावों का मजाक उड़ाया और बचाव के लिए समय रहते जरूरी कदम नहीं उठाया। फर्स्ट वेव ठीक है, उसमें बात समझ नहीं आई, वो अलग चीज है, मगर ये जो सेकंड वेव है ये प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री ने जो नौटंकी की, प्रधानमंत्री ने जो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, इसका कारण सेक्रेटरी है। राहुल गांधी ने वैक्सीन को लेकर सरकार पर देरी के आरोप लगाए।
कहा, जब अपने लोगों को वैक्सीन लगानी थी, सरकार दुनिया में वाहवाही लूट रही थी। जिस गति से वैक्सीन लगाई जा रही है, 2024 तक ही सबको वैक्सीन मिल पाएगी। हम देख रहे हैं कि किस तरह से सरकार लगातार कोशिश कर रही है। अभी भी हमारे विदेश मंत्री अमेरिका में हैं और अमेरिका से भी वैक्सीन हासिल करने की कोशिश हो रही है, लेकिन इन सब बातों में देर हो चुकी है, इसमें कोई शक नहीं है। कैसे इस कमी को पूरा किया जाए, क्योंकि वो जल्दी मिलने से रहा वैक्सीन, अब ये एक सच्चाई है। वैक्सीन से परमानेंट सोल्यूशन मिलेगा तो चॉइस नहीं है। जहां से भी आप वैक्सीन ले सकते हो आप लोग, जैसे भी आप ले सकते हो आप लोग, और जल्दी से जल्दी जितने लोगों को आप वैक्सीनेट कर सकते हो करो। और ये जो आप बहाने बना रहे हो कि ये स्टेट ने किया, ये उसने किया, ये इसने किया, ये बहाने बंद करो और जो आपको जिम्मेदारी हिंदुस्तान की जनता ने दी है उसको पूरा करो। राहुल गांधी ने मौत के सरकारी आंकड़ों को भी झूठा बताया। राहुल के आरोपों पर बीजेपी की तरफ से भी तीखी प्रतिक्रिया आई। प्रधानमंत्री देश की पूरी जनता के साथ कोविड का सामना कर रहे, तब ये नौटंकी शब्द का उपयोग करते हैं ऐसे प्रयासों का, ये देश का और जनता का अपमान है। हम उनकी नौटंकी ऐसा शब्द नहीं यूज करेंगे क्योंकि उनकी नौटंकी जनता ने कब की बंद कर दी है। उनका मुख्य मुद्दा था कि वैक्सीन देना ही उपाय है। अरे यही तो पहले दिन से हम कह रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं। तो राहुल जी समझ लीजिए कि वैक्सीन का विरोध आपने किया। हमारे प्रयास से, पिछले वर्ष के प्रयास से ये वैक्सीन 2 भारत में इतनी अच्छी मात्रा में तैयार होने लगे। राहुल ने बीजेपी के टूल किट के आरोप को झूठा बताया, लेकिन बीजेपी अब टूल किट पर सीधे राहुल गांधी को घेरने की कोशिश में है। जावड़ेकर ने यह दावा भी किया कि दिसंबर 2021 तक सबको वैक्सीन लग जाएगी। राहुल जी, अगर वैक्सीन की चिंता ही करते हो तो जरा अपने कांग्रेस के राज्यों में ध्यान दो, वहां वैक्सीनेशन में गड़बड़ हो रही है। उनको जो 1 मई से कोटा दिया गया है, 18 से 45 उम्र के लोगों के लिए उत्पादकों से 25% उनके लिए रिजर्व है, वो तो ले नहीं रहे। राहुल गांधी ने ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सरकारी दबाव का भी आरोप लगाया। लॉकडाउन के लिए एक ग्रुप बनाने की मांग की, लेकिन राहुल गांधी और मोदी सरकार के बीच जिस तरह की तलवार खींची है, लगता नहीं कि आने वाले समय में भी कोई मिलीजुली रणनीति की बात होगी। नई दिल्ली से अखिलेश शर्मा के साथ उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार कम हुए हैं और दिल्ली की पॉजिटिविटी रेट भी जो है अब 2% से कम हो गई है। इसलिए सुधरते हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में लॉकडाउन में धीरे धीरे पाबंदियों को कम करने का फैसला लिया है। तो इस फैसले के तहत दिल्ली में 31 मई से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी। मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन यूनिट चलाने की इजाजत है। तय कंस्ट्रक्शन साइट में मजदूरों का काम करने की इजाजत होगी। हर हफ्ते जनता के सुझावों, एक्सपर्ट्स की राय पर अनलॉक। कोरोना के केस फिर बढ़े तो अनलॉक प्रक्रिया रोकनी होगी। हम सबको जिम्मेदारी के साथ आचरण करना है और जब तक जरूरी ना हो घर से बाहर ना निकले। खोलने में सबसे पहले अपने को उन लोगों का ख्याल रखना है जो समाज का सबसे गरीब तबका है। मजदूर हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, प्रवासी मजदूर हैं। अपने दिल्ली में उत्तर प्रदेश से, बिहार से, आसपास के और राज्यों से दिल्ली आते हैं आजीविका कमाने के लिए, दिहाड़ी के ऊपर काम करते हैं और बहुत ही मुश्किल परिस्थितियों के अंदर जीते हैं। ऐसे मजदूर सबसे ज़्यादा अपने को कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में और फैक्ट्रियों में काम करने वाले मिलते हैं। तो आज इन 2 चीज़ों को मीटिंग में ये तय किया गया कि इन 2 गतिविधियों को सोमवार को सुबह से खोला जाएगा। जब 5 बजे ये वाला लॉकडाउन खत्म होगा तो अगले 1 हफ्ते के लिए इन 2 गतिविधियों को खोला जा रहा है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को और फैक्ट्रीज को। इन 2 गतिविधियों को खोला जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को यह आदेश दिया है कि जो बच्चे कोविड की वजह से अनाथ हुए हैं उनकी मदद की जाए। कोर्ट ने कहा है कि ऐसे बच्चों की पहचान हो जो अनाथ हैं, उन्हें सुरक्षा मिले। इन बच्चों की परेशानियां समझकर उन्हें दूर करें। बच्चों की मूलभूत जरूरतें पूरी की जाएं। बच्चों की ये जानकारी एनसीपीसीआर पोर्टल शनिवार तक मुहैया हो। अनाथ बच्चों को अवैध ढंग से गोद लेने का मामले पर सुनवाई हो रही थी और 1 जून से फिर से सुनवाई होगी।
तो सरकार के आंकड़ों में 577 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने दूसरी लहर में अपने माता पिता दोनों को खो दिया है। कई बच्चों की मदद तो हो रही है, लेकिन बहुत ऐसे हैं वो ना तो इस फहरिस्त में हैं और तरह तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं। 2 हफ्ते भी नहीं हुए कि आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले में शरण्या की मां और बाप दोनों कोरोना के मारे चल बसे। అమ్మఒడి కార్యక్రమాన్ని కూడా వచ్చే విధంగా చూస్తాము ఆ వచ్చిన డబ్బంతా కూడా పాప పైన 11 साल की बच्ची को जिला कलेक्टर ने 10 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट बॉन्ड सौंपा। आंध्र प्रदेश सरकार ने 34 ऐसे बच्चों की शिनाख्त की है जो कोविड की वजह से अनाथ हुए हैं और उन सबके नाम पर 10-10 लाख रुपए जमा कर दिए गए हैं। చిన్న పిల్లలు తల్లి తండ్రి ఇద్దరు కూడా కోవిడ్ లో వచ్చి చనిపోయిన ఘటనలు కూడా కొన్ని జరుగుతూ ఉన్నాయి। అది చూసినప్పుడు నాకు కూడా చాలా అంటే చాలా మనసు కష్టం అనిపించి వెంటనే ఆ పిల్లల కోసం అటువంటి పిల్లల కోసం ఎవరైతే తల్లి తండ్రి ఇద్దరూ కూడా కోల్పోయిన పిల్లలు ఎవరైతే ఉంటారో కోవిడ్ వల్ల అటువంటి పిల్లల కోసం 10 లక్షల రూపాయలు ఫిక్స్ డిపాజిట్ చేసి सरकार का कहना है कि 2 महीने के अंदर दूसरी लहर से कम 577 बच्चों के मां और बाप दोनों की मौत हो चुकी है। In Delhi, 5,500 children. दिल्ली में 5,500 बच्चों के मां या बाप की मौत हो चुकी है। 26 मई तक हम ऐसे 40 बच्चों की निशानदेही कर पाए जिनके मां बाप दोनों गुजर गए। दूसरे राज्यों में ये आंकड़े और ज्यादा होंगे। सरकार 577 अनाथ बच्चों की पहचान कर पाई है। ये अच्छी शुरुआत है, लेकिन ये आंकड़ा अब भी बहुत कम है। Brilliant start, but it appears to be a case of underreporting. बहुत से बच्चों को घबराहट और उदासी ने घेर रखा है और विशेषज्ञों का कहना है कि इस तनाव का असर दिमाग पर भी पड़ रहा है। तो ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप इकट्ठे चले गए हैं और अनाथ हो गए हैं, तो ऐसे बच्चों के अंदर हम ज़्यादातर देखते हैं कि डिप्रेशन बहुत ज़्यादा ग्रो होता है, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा ग्रो होती है, चिंता, परेशानी, अवसाद। कोरोना वायरस के दूसरी लहर में ज़्यादातर मौतें 30 से 50 साल की उम्र में हुई हैं। इनमें से बहुतों के छोटे छोटे ऐसे बच्चे हैं जिसको कोविड ने अनाथ कर दिया है। हैदराबाद में सहयोगी उमा सुधीर के साथ, नई दिल्ली में कैमरा पर्सन संजय कौशिक और मनोज ठाकुर के साथ सोनाक्षी चक्रवर्ती, एनडीटीवी के लिए। और खबरों में आगे देखेंगे मेहुल चोकसी का मामला डोमिनिका कोर्ट में अटका। मेहुल चोकसी की भारत वापसी का मामला अब डोमिनिका की अदालत में अटका हुआ है। चोकसी के वकील ने एक हेबियस कॉर्पस दाखिल कर उसके संवैधानिक अधिकारों का मामला उठाया है, जिस पर सुनवाई अब शुरू हो गई है। उनका दावा है कि मेहुल चोकसी को अगवा कर डोमिनिका ले जाया गया। भारत से फरार पीएनबी घोटाले के 62 साल के आरोपी मेहुल चोकसी को जबरन अगवा कर एंटीगा से डोमिनिका ले जाया गया है। ये दावा उनके वकीलों का है। उनके शरीर पे कई जख्म थे, हाथ सूजे हुए थे। उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें जॉली हार्बर से अगवा किया गया है। वो पहचान नहीं सके, लेकिन कुछ भारतीय अफसर उन्हें अपने साथ एक नाव पर ले गए। नाव से उन्हें दक्षिणी द्वीप पर लाया गया। उनको परिवार से बात करने की इजाजत नहीं है। परिवार की ओर से हेबियस कॉर्पस अर्जी फाइल की गई है। इसके आधार पर ईस्टर्न कैरिबियन सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई तक चौकसी को कहीं और भेजे जाने के मामले में रोक लगा दी है। लीगल असिस्टेंस या लीगल रिप्रेजेंटेशन का राइट नहीं दिया जा रहा था, उनको कोर्ट में नहीं पेश किया गया था, तो फिर इमीडिएटली इसलिए वो कोर्ट में हेबियस कॉर्पस की पिटीशन मूव की गई। अब उसके अंदर कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है कि मिस्टर मेहुल चोकसी का एफिडेविट फाइल होगा। इसके पहले एंटीगा के प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि चौकसी को सीधे भारत के हवाले कर दिया जाना चाहिए। भारत डोमिनिका के साथ अपनी कूटनीतिक रिश्तों का इस्तेमाल कर रहा है। भारत को उम्मीद है कि डोमिनिका की अदालत का फैसला भारत के पक्ष में आएगा। कोशिश उसको भारतीय नागरिक साबित करने की चल रही है। वो वहाँ अवैध प्रवासी है, इसलिए उसे सीधे भारत भेजा जा सकता है। अब देखना यह है कि डोमिनिका की अदालत का रुख क्या रहता है और भारत की वैक्सीन कूटनीति क्या रंग लाती है। नई दिल्ली से नीता शर्मा की रिपोर्ट।